नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में वर्ष 2024 के दौरान जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए उसका मेथड यहां सिखाते हैं। हम लोग आपस में सीखते हैं, सिखाते क्या है, कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे और एक बेटर आंसर हो जाएगा। और बेटर आंसर क्या होता है ये हमने आपको बताया था। बेटर आंसर का सिर्फ एक मतलब है कि आपसे जो पूछा गया है और वो आपने बता दिया है, यही सबसे अच्छा आंसर होता है, जिसको कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिमांड। जिस प्रकार की डिमांड की जाएगी उस प्रकार की आप सप्लाई कर दीजिए। जितने वर्ल्ड लिमिट में पूछा जाएगा उतने वर्ल्ड लिमिट के अंदर आंसर दीजिए। वो परफेक्ट आंसर है और कोई आंसर अच्छा बुरा नहीं होता है। बस यही देखा जाता है कि जो आपसे पूछा गया वो आपने बताया है नहीं, जितना पूछा गया उतना बताया है नहीं। बाकी अतिरिक्त जानकारी दिखाकर आपको ये बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास ये भी नॉलेज है। उनको पता है कि आप प्री मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप योग्य हैं, आपको समझ है टॉपिक की। बस वो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि हमने जो बात आपसे पूछी है आप उसको कितना सटीक बता पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ये देखिए यूपी स्पेशल का प्रश्न है और आप जान ही रहे हैं कि वर्ष 2024 में जो पेपर 5th और 6th होता है यूपी स्पेशल का, उसमें ये तीसरा प्रश्न है। क्योंकि हम डेली एक प्रश्न उठाते हैं यूपी स्पेशल का। कल हमने महाजनपदों वाला उठाया था, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो हमने प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसके सांस्कृतिक महत्व वाला उठाया था। तो उसी कड़ी में ये अगला प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न पर चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि यूपी स्पेशल का है, बल्कि हम सिर्फ चर्चा करते हैं, करना आप ही को होता है। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 की। पढ़ते हैं इसको। और इस प्रश्न का संबंध आपके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भारतीय समाज टॉपिक से है, इसीलिए घबराइएगा नहीं। यह भारतीय समाज से पूछा गया प्रश्न है। और कैसे आपको पता चला? आपको इस प्रकार से पता चला कि प्रश्न आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है भारत के समाज। इसका मतलब ही हो गया भारतीय समाज, यानी सीधे सीधे आपसे कहा गया है भारतीय समाज के बारे में। तो आपसे यहां पर जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न आपको बता देता है कि आपको किस टॉपिक पर चर्चा करनी है, उस टॉपिक के किस पॉइंट पर चर्चा करनी है। ये सारी चीज आपको प्रश्न अपने आप बता देता है बिना पूछे ही। भारत के समाज, इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को अपने पूरे प्रश्न में अपने समाज पर केंद्रित रहना है, ना कि अमेरिका समाज पर, ना यूरोपीय समाज पर, ना अफ्रीकी समाज पर। सिर्फ बात करेंगे हम अपने भारतीय समाज की। तो भारत के समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर हमको वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करनी है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण क्या होता है। और वैश्वीकरण टॉपिक को हम लोग फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हैं। भारतीय समाज के अंतर्गत एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इसी प्रकार से एक टॉपिक आपको यही वैश्वीकरण का टॉपिक अर्थव्यवस्था में पढ़ने को मिलता है, जहां पर दिया हुआ है भारतीय समाज। तो हम लोगों को अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु भारत के समाज पर रखना है और यहां वैश्वीकरण की चर्चा करनी है, वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करनी है। वैसे आपको एक बात बता देते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी भी कोई भी एग्जाम इसकी अनदेखी नहीं कर पाता है। कभी भारतीय समाज, कभी वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर पूछा जाता है, कभी वैश्वीकरण का हमारी संस्कृति पर पूछा जाता है, कभी वैश्वीकरण का बच्चों पर प्रभाव पूछा जाता है, कभी वैश्वीकरण का वृद्धों पर प्रभाव पूछा जाता है, कभी वैश्वीकरण का हमारे फिल्म जगत पर प्रभाव पूछा जाता है, तो कभी वैश्वीकरण का क्रिकेट या स्पोर्ट्स पर प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनका संबंध आपके पहले पेपर से होता है। जैसे आपसे पूछ दिया कि भारतीय संस्कृति पर या कला एवं संस्कृति पर हमारे वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर के अंतर्गत इंडियन सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर से मिला जुला प्रश्न हो गया। थर्ड पेपर में भी पूछा जाता है वैश्वीकरण के बारे में। वहां पूछा जाता है कि वैश्वीकरण का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यह पूछेगा कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो हो रही है उसमें वैश्वीकरण का योगदान क्या है। वैश्वीकरण किस प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खुली अर्थव्यवस्था हमारे लिए क्यों जरूरी है। वैश्वीकरण की चुनौतियां क्या होती हैं। हमने आपको लगभग 30-35 प्रश्न से ऊपर बता दिए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं किसी ना किसी रूप में
ये आप समझ लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस टॉपिक की समझ होनी चाहिए, तभी आप इसके प्रभाव लिख पाएंगे। और यहां क्या करनी है, चर्चा। चर्चा यानी दैट मीन्स डिस्कस। आपको डिस्कस करना है किस पर, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ये आपको बताना है। तो आप उसी प्रकार से शुरुआत करेंगे जैसे हम लोग डेली करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो भारतीय समाज, एक छोटा सा आप फ्रेम बनाया कीजिए इस प्रकार से। यहां आप लिखेंगे भारतीय समाज। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमको अपने आप को किन पॉइंट पर सेंट्रल करना है। भारतीय समाज, भारतीय समाज पर किसका प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव। अब आपको इसमें लिखना क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको लिखनी है भूमिका, और इस प्रकार से आपको इसके बाद मध्य पार्ट या मध्य भाग, इसके बाद निष्कर्ष। हम आपसे डेली कहते हैं कि यहां पर जो आपको हम फॉर्मेट बता रहे हैं, इस फॉर्मेट को बताने के पीछे उद्देश्य यह है कि आप यह समझ पाए कि हमको प्रस्तावना या भूमिका किस प्रकार से लिखनी है, मध्य भाग का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष में क्या क्या लिखना है। लेकिन जब आप फाइनली आंसर लिखेंगे, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइनली आंसर में इस प्रकार की हेडिंग आप नहीं डालेंगे, लेकिन फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए कि आपको भूमिका लिखनी है, मध्य भाग लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। और यदि 150 वर्ड का प्रश्न है तो भूमिका आपकी 35 से 40 वर्ड हो सकती है। उसके बाद मध्य पार्ट में आपको पूरा 100 के वर्ड के समथिंग लिखना है, बाकी निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार से आपको यहां एक अंदाज लग जाता है कि हमको कितने लेंथ में कितना आंसर लिखना है आपके पास। अब आप कहेंगे भूमिका सर कैसे लिखा करें, तो भूमिका लिखने का सबसे पहला तरीका है कि आप टॉपिक को ध्यान में लाइए। आप कहेंगे इसका मतलब सर क्या है, तो हम कहेंगे सबसे पहले आप मिडिल पार्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि आपने जो तैयारी की हुई है, जो प्रिपरेशन की हुई है, जो इस टॉपिक के बारे में आपकी समझ है, वो आपका जीएस का कंटेंट है। तो आप कंटेंट में सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में। वैश्वीकरण क्या होता है ये सब कोई जानते हैं, यहां पर लेकिन पूछा नहीं है कि वैश्वीकरण लिखिए। यहां सिर्फ प्रश्न आपका केंद्रित होगा कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये आपको बताना है। आपको यहां इसकी चर्चा नहीं करनी है कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब कुछ नहीं चर्चा करनी है, आपको बाउंडेड कर दिया गया है। तो आप सोचेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा, तो हमारे समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आप बताइए। अब आप कहेंगे सर समाज का मतलब तो हो गया हम आप लोग, हम सभी लोग समाज के सदस्य हैं, तो हम सभी लोग समाज हो गए, डेफिनेटली समाज हो गए। तो हम सब पर क्या प्रभाव पड़ा, हम सब पर कई तरीके से प्रभाव पड़ा। यहां आप सबसे पहले अपने खान पान को लेकर भी लिख सकते हैं। खान पान का मतलब आज आप इटालियन मंचूरियन खा रहे हैं, है ना, आप दुनिया के अलग अलग देशों में जो जंक फूड होते हैं या वहां का जो पकवान है वो आप खा पा रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे समाज पर ही तो इंपैक्ट है। साथ में जो हमारी परंपराएं प्रथाएं हैं, प्रथाएं परंपराएं, उन पर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, संस्कृति में भी आपको यही लिखना है, संस्कृति भी समाज ही तो अपनाया हुआ है। तो ये मत सोचिएगा कि सर ये संस्कृति की बातें हैं, ये समाज की ही बातें हैं। तो सीधे सीधे कह रहा है कि भारतीय समाज पर। तो आपको अगर याद हो कि भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं, तो भारतीय समाज की विशेषताओं में आप पढ़ते हैं कि हमारी एक विशेषता संयुक्त परिवार भी है, संयुक्त परिवार। और भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं, क्या लग रहा, हम लोगों की अपनी विशेषताएं, हमारे समाज की विशेषताएं क्या हैं। हमारे समाज में, वैसे तो दुनिया के हर समाज में कुछ क्या होते हैं, अपने संस्कार होते हैं। तो जो संस्कार हैं, ये सारी चीजें भी तो हमारे समाज की विशेषताएं हैं। तो वैसे आपको 150 वर्ड में लिखना है, लिखने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, फिल्म जगत भी आप लिख सकते हैं।
समझ में आ रहा है? तो अब आपके दिमाग में एक थॉट आ गया कि अगर हमको भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करनी है, तो आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो हमारा खान पान है, यह भी हमारे वैश्वीकरण के कारण प्रभावित हुआ है। क्या 1990-91 तक जब हम पूरी दुनिया से इस प्रकार से जुड़े हुए नहीं थे, क्या तब भी हम इस प्रकार की वैरायटी की चीजें हमारे गली मोहल्ले में ये मिला करती थी? नहीं मिला करती थी। लेकिन आज सब कुछ उपलब्ध है। आपका समाज में सामान खरीदने का तरीका या खरीदारी यह भी प्रभावित हुई है। आज के समय में हम में से अधिकांश लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, आसानी से, बड़ा सहज हो गया है। लेकिन यह कारण किसके हुआ है संभव? यह भी इस वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब आपके दिमाग में भूमिका आ गई होगी। अब आपसे कहा जाए कि ये बताइए भूमिका इसकी क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि बड़ा आसान है अब इसकी भूमिका लिखना। अब आप लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने वैसे तो भारत के, अब आपके दिमाग में कि हमने बताया ना आपको, वैश्वीकरण ने हमारी शिक्षा की पद्धति को प्रभावित किया है, वैश्वीकरण ने हमारे खेलने कूदने के तरीकों को प्रभावित किया है, वैश्वीकरण ने हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी इसका इंपैक्ट है, जीवन के हर क्षेत्र में। तो आप सीधे लिखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव पूरी दुनिया पर जीवन के हर क्षेत्र में पड़ा है और भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है। यानी वैश्वीकरण का प्रभाव वैसे तो जीवन के हर एक क्षेत्र में पड़ा है और भारतीय समाज पर भी इसका अत्यधिक विस्तृत प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय समाज निम्न प्रकार से वैश्वीकरण से प्रभावित हुआ है। ये सारी चीजें आप वहां लिख सकते हैं। ये आपका मिडिल पार्ट हो गया। क्योंकि 150 शब्द लिखना है, बहुत ज्यादा तो है नहीं आपके पास समय और ना ही बहुत ज्यादा स्पेस है, तो आप करेंगे कि आप सीधे भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मिडिल पार्ट में आसानी से लिख देंगे। तरीके यही हैं, या तो आप एक एक हेडिंग डालकर लिखिए या इस प्रकार से डायग्राम बनाकर लिख दीजिए। यही सारे तरीके हैं। आप लिखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यह प्रभाव आप समाज में संस्कारों के स्तर पर देख सकते हैं और हमारे समाज में जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके स्तर पर भी दिखाई देते हैं। जैसे संयुक्त परिवार प्रथा की यदि हम बात करें तो भारत में प्रचलित बहुत मूलभूत संस्था के रूप में काम करती रही है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण वर्तमान में नाभिकी परिवारों में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो यह भी एक बड़ा इंपैक्ट है। संस्कारों की आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ विवाह को क्या कहा जाता है? एग्जाम्पल के रूप में संस्कार कहा जाता है और ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति एक बार इस बंधन में बंधा वो 7 जन्मों के लिए, इस प्रकार की प्रचलित परंपराएं मान्यताएं रही हैं ताकि ये रिश्ता कमजोर ना हो, ये रिश्ता एक मजबूत बुनियाद में रहे। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आजकल डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, घरेलू स्तर पर झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके पीछे जिम्मेदार है वैश्वीकरण। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण आज दूर दुनिया के किसी क्षेत्र में जो घटना हो रही है उसको हर व्यक्ति देख पा रहा है और उसका इंपैक्ट उसके अपने घरेलू जीवन पर भी पड़ रहा है, गृहस्थ जीवन पर भी पड़ रहा है। उसको आज पेशेंस की अपेक्षा डाइवोर्स ज्यादा आसान लग रहा है। इसीलिए ये सारी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। प्रथाएं, परंपराएं, आज छठ पर्व की अगर हम बात करें, दीपावली की बात करें, तो ये सब त्योहार हमारे अपने स्थानीय स्तर तक सीमित थे, देश के स्तर पर सीमित थे, लेकिन इनका प्रभाव आज पूरी दुनिया में दिखाई देता है। दुनिया के बहुत सारे विकसित देश हैं जहां ये सब चीजें उसी प्रकार से मनाई जाती हैं जिस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे क्रिसमस का पर्व ले लीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन उसको पूरा दुनिया मनाती है। इसी प्रकार से 1 जनवरी को ले लीजिए, हम लोग 1 जनवरी को इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, पूरी दुनिया करती है। तो ये सब चीजें किस कारण से संभव हो पा रही हैं? वैश्वीकरण के कारण। समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको लिखना है निष्कर्ष। तो आप लिखेंगे, अब निष्कर्ष हमने कहा कि निष्कर्ष कभी एक तरफा इस प्रकार से मत लिख दीजिए भावनाओं में बहकर कि बाद में आपको ये लगे कि नहीं सारा कुछ तो हमने सही लिखा था, लेकिन निष्कर्ष अगर उसने पढ़ लिया तो ये कहेगा कि इसके दिमाग एक तरफा चल रहा है, 1 डायमेंशनल। ऐसा नहीं होना है। जैसे इसका अगर आपको निष्कर्ष लिखना तो आप लिखेंगे ये बात सच है कि वैश्वीकरण ने भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, लेकिन हमारे समाज के मूल, हमारे समाज की संस्कृति, हमारे समाज के बेसिक मूल, वैल्यू, सिद्धांत इतने अधिक मजबूत हैं कि उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, लेकिन नकारात्मक चीजों को हमने इनसे दूर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? हो गया आंसर। और क्या आंसर लिखना है? यही तो आंसर है। एक बार फिर से रिपीट किए देते हैं, सुन लीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव चर्चा कीजिए,
यानी भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के 3 पार्ट आपको तोड़ने हैं। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है या प्रेमबिल जिसको प्रस्तावना कहते हैं, या फिर मिडिल पार्ट आपको लिखना है। मध्य भाग जीएस का मेन पोर्शन है जहां आपका पूरा ज्ञान आ जाएगा। साथ में थर्ड पार्ट होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष आपके अपने दिमाग की उपज है, जो आपने इतना कुछ पढ़ा उस विषय पर, उसको लेकर आपकी जो समझ हुई है उसमें जो सुधार आपको दिखाई देते हैं उन चीजों को लिखा जाता है। अगर आपसे यहां कहा जाए कि इस प्रश्न का आंसर लिखिए तो आप कहेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे, कहेंगे कि यूं तो वैश्वीकरण का प्रभाव भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों पर दिखाई देता है। भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय समाज में वैश्वीकरण ने बहुत गहराई तक प्रभावित किया है, जिसके प्रभाव हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अब यहां पर आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव इस प्रकार से दिखाई देता है। आप लिखिएगा संयुक्त परिवार। लिखिएगा भारतीय समाज का एक मूलभूत आधार यहाँ की संयुक्त परिवार प्रणाली रही है, लेकिन वर्तमान समय में वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ये विखंडित होती जा रही है और न्यूक्लियर फैमिली तेजी से विस्तारित हो रही है। इसके पीछे भी वैश्वीकरण उत्तरदायी है। यदि हम प्रथा परंपराओं की बात करें तो हमारी बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं जो प्रचलित रही हैं, या तो उनमें संशोधन हुआ है या हमने नई प्रथाएं परंपराओं को दूसरी संस्कृति से आत्मसात करना शुरू कर दिया है। यह भी वैश्वीकरण का इंपैक्ट है। संस्कारों की अगर बात करें तो जो हमारी संस्कृति के अंतर्गत संस्कार रूपी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में भी संशोधन दिखाई देता है। जैसे विवाह रूपी अगर विवाह रूपी संस्कार की बात की जाए तो हमारे धर्म में प्रचलित मान्यता के अनुसार यहां पर विवाह को एक प्रमुख संस्कार माना जाता था और इसमें 7 जन्मों की संकल्पना समाहित थी। लेकिन वैश्वीकरण के कारण वर्तमान में डाइवोर्स कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। यह भी इसी का प्रमाण है। फिल्मों में आप देखेंगे वर्तमान में जो फिल्में एक समय तक हमारे समाज हमारे संस्कृति का आईना होती थी, आज उन पर भी नकारात्मक चीजें जो दिखाई देती हैं, यह भी वैश्वीकरण का इंपैक्ट है। यह सब आपका प्रश्न हो गया क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर फ्रेमिंग हमने आपको दे दी है, बाकी लिखना आपको है। क्यों? क्योंकि अब हमने इतना बता दिया है, अगर ये भी छापेंगे तो ये भी जान ही रहे हैं 200 वर्ड की समथिंग हो जाएगा। आपको लिखना है, फ्रेमिंग हम कराएंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम आपको देना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय ग्रामीण समाज, ये भी इंडियन सोसाइटी का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है कि यहां ग्रामीण समाज की बात की जा रही है। आपको शहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा का पूरा फोकस रूरल एरिया पर होना चाहिए, यानी ग्रामीण समाज पर होना चाहिए। तो भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में यहां डेवलपमेंट की बात की जा रही है। महिला संगठन केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि फीमेल या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की योगदान का वर्णन कीजिए। सिंपल सी बात है कि महिलाओं के जो संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों ने किस प्रकार से ग्रामीण भारत के विकास में योगदान दिया है या ग्रामीण समाज के विकास में योगदान दिया है, यह आपको यहां बताना है। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले मिडिल पार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, हम आपको जो चार्ट बनवाते हैं, फ्लो चार्ट बनवाते हैं कि मिडिल पार्ट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके अपने पॉइंट भी हो सकते हैं, या आपने जो बुक से पढ़ा हुआ है उसमें कोई अच्छा पॉइंट आपको समझ में आता है, या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हुआ है वो पॉइंट समझ में आता है, तो उनको आप यहां स्पेशली जोड़ सकते हैं। ये आपके पास पूरा फ्रीडम है। ये नहीं सोचना है कि हम जो करा रहे हैं यही फाइनल आंसर है, यही बेहतर आंसर नहीं। हम तो कहते हैं कि हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, आंसर आप हमसे बेटर जानते हैं क्या लिखना है। देखिए, मिडिल पार्ट हो गया। मिडिल पार्ट में आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बात की जा रही है ग्रामीण समाज की। चलिए वहां आपको यहां लिखते हैं, ग्रामीण समाज के विकास में किसकी भूमिका? महिला संगठनों की।
यानी कि यहां आपको पूछा गया है कि ग्रामीण समाज के डेवलपमेंट में महिला संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो महिला संगठन इस नाम से आपको टॉपिक भी मिल जाएगा आपके सिलेबस में। हम आपको यहां सिर्फ एक काम कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा आपको बता देते हैं। कुछ काम अब आप खुद किया कीजिए। हमने शुरुआत से अब तक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रश्न आपको बताए हैं किस प्रकार से लिखना है। कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो जब बहुत लेंथी हो जाता है ना, तो उसको आप फुर्सत से देख भी नहीं पाते होंगे, है ना। तो एक प्रश्न तो हम आपको बता देंगे अच्छे से, और बाकी के जो प्रश्न है उसको हम ये बता देंगे कि करना क्या है। तो यहां आपको भारतीय समाज में, भारतीय ग्रामीण समाज में महिला संगठनों की भूमिका की बात करनी है। तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए किसकी, कि प्रमुख महिला संगठन, प्रमुख महिला संगठन। अब महिला संगठनों में आपको कुछ एनजीओ होंगे, एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन, जो फीमेल के काम कर रहे होंगे, फीमेल के लिए काम कर रहे होंगे, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। इनमें से कुछ के आपको नाम जानने हैं, ये आपका काम भी है, और ये आप जानेंगे तभी आप इस प्रश्न को लिख पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे संगठन हैं जिसको हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है कि ऐसा समूह जिसमें कुछ महिलाएं आपस में मिली। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई संगठन है, कोई स्वयं सहायता समूह है, इसमें 10 लोग जुड़े, और ये 10 लोग क्या करेंगे, इनके पास जो बेसिक सेविंग है वो आपस में मिलकर मिला लेंगे। और जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 500 रुपए हैं, किसी के पास 1000 रुपए हैं। अब ये क्या करेंगे, अपने रुपए आपस में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अब कहेंगे कि एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, मान लीजिए उसको क्या करना है कि कुछ मशीन खरीदनी है, सिलाई मशीन खरीदनी है। कोई फीमेल ने कहा कि हमको सिलाई मशीन लेनी है, आप हमें एक काम कीजिए, ये रुपया दे दीजिए, हम इसको जल्दी ही चुका देंगे। समझिएगा बात को। अब इसमें हुआ क्या, अकेले वो महिला तो नहीं खरीद पाती है, तो ये संगठन बहुत मामूली से इंटरेस्ट पर उसको रुपए दे देता है। उस महिला ने क्या किया, मशीन खरीद ली। अब मशीन खरीदने के बाद सिलाई करना शुरू कर दिया, और उसके पास एक रोजगार का जरिया हो गया, इनकम का एक साधन हो गया, और अब उसके पास धीरे धीरे काम ज्यादा आने लगे, रुपए आने लगा। उसने, महिला ने अपने उन रुपयों को जो लिए हुए थे उसको वापस कर दिया। अब उस संगठन के पास कुछ और रुपए में वृद्धि हो गई, फिर यही काम किसी और को आवश्यकता हुई, उसको दे दिया। ऐसे कर करके पूरा का पूरा संगठन एकदम मजबूत होता जाता है, और समय के साथ ये जो महिला संगठन है ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये स्वयं सहायता समूह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ स्वयं सहायता समूह के आपको यहाँ नाम जानने हैं, हम नहीं यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। हमको ही बताना होता तो हम यहाँ छाप देते हैं, ठीक है। हालांकि कोशिश करेंगे कि एक दो कल से कुछ फॉर्मेट आपको दे सके, क्योंकि आपको लगता होगा कि सर यहाँ लिखा देते हैं, कुछ हो सकता देंगे, बस ये मान करना मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ मेंस में हमको लगता है देना गलत है। यहाँ अगर हम देने लगेंगे तो यहाँ वही हो जाएगा जैसा अन्य लोग करा रहे हैं। तो ये, इसके बाद कुछ और संगठन होंगे, अन्य महिला संगठन। अब देखिए, इनके नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस का पार्ट से, तो आपको कुछ नाम पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनने ग्रामीण समाज में किस प्रकार से विकास किया है। तो देखिए, ग्रामीण समाज में इनके विकास में क्या योगदान है, अब आप इस पॉइंट को सोचिएगा, इनके द्वारा जो ग्रामीण विकास में योगदान। अब यहां मेन बात आती है, ग्रामीण विकास, यही है ना, देख लेते हैं प्रश्न। ग्रामीण समाज के विकास में, ठीक है, तो ग्रामीण समाज के विकास में, तो ग्रामीण समाज का ये संगठन किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकता है, कोई महिला संगठन। पहली चीज कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, वो आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त। यानी कि जो महिलाएं इसमें जुड़ेंगी वो क्या कर रही हैं, अपना काम करना शुरू कर दी हैं, उन्होंने छोटा मोटा कारखाना स्टेब्लिश कर लिया है। और जिसके पास पैसा आ जाता है वो क्या होता है,
वो हर चीज अपनी रख सकता है सबके सामने। हमारे समाज में एक समय से यही मान्यता थी कि महिलाएं घर के चार दीवारी के अंदर जो कामकाज होते हैं, खाना पीना बनाना, ये सब काम करने के लिए हैं। लेकिन इससे क्या होता था, उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं होता था। ये काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे इनकम जनरेट तो नहीं हो रही है ना डायरेक्टली, तो इसलिए उनको डिपेंड रहना पड़ता था। यहां आर्थिक रूप से सशक्त हुई महिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब आर्थिक रूप से सशक्त हुई तो ये इन्होंने, इसी संगठन ने महिलाओं को सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठा प्रदान की। सामाजिक रूप से या सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, सामाजिक सशक्तिकरण, यह सामाजिक प्रतिष्ठा। किसी संगठन में कोई महिला जुड़ी हुई है, सोच कर देखिए कितने सारे संगठन काम कर रहे हैं। उस संगठन में अगर कोई महिला जुड़ी हुई है, एक तरफ तो उसको आमदनी भी मिल रही है, दूसरी तरफ उसकी अपनी आइडेंटिटी हो गई। जैसे अधिकांश लोगों से पूछेंगे, कहते क्या है, तो कहते हैं हाउस वाइफ ओनली, बल्कि ये कहते हैं जस्ट अ हाउस वाइफ। अब ये जस्ट अ हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट हमको आज तक समझ में नहीं आया है कि सारे काम जो इंसान कर रहा है उसको इतना मतलब सस्ता हल्का क्यों समझ लेते। तो सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा, साथ में क्या होगा, ग्रामीण विकास भी होगा। अब आप कहेंगे सर प्रश्न ही तो यही था कि ग्रामीण विकास, किस प्रकार से विकास होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंच होगी। कोई महिला है, आर्थिक रूप से संपन्न है, कई सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, पूरा संगठन मजबूत हो गया, तो स्वास्थ्य तक, अगर वो बीमार है, जागरूकता आएगी उसके अंदर, तो स्वास्थ्य तक भी पहुंच होगी आसानी से। साथ में अगर बच्चे हैं उसके, वो भी बेहतर सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये भी होगा। मतलब बहुत चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में अल्टीमेट आ गया होगा कि हमको क्या करना है यहां, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रामीण समाज का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। तो ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठन क्या भूमिका निभाएगा। पहली चीज तो, अगर कोई महिला किसी संगठन से जुड़ी हुई है तो वो आर्थिक रूप से सशक्त होगी, सामाजिक सशक्तिकरण होगा, समाज में उसकी स्थिति मजबूत होगी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इतना ही नहीं, वो जिस घर में है, जिस घर के सदस्य है या जो घर उसका है, उसका भी निर्माण अच्छे से करा सकती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। साथ में अन्य काम जैसे कृषि, पशुपालन, इनमें भी सपोर्टिंग की भूमिका में निभा सकती हैं। साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच होगी। सब चीजें तो हैं, और क्या चाहिए, यही तो बताया है। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों की भूमिका। अब आप कहेंगे कि सबसे पहले तो हम इसकी भूमिका तैयार करते हैं, तो आप लिखेंगे कि भारतीय ग्रामीण समाज में जहां महिलाएं अपनी पहचान के लिए हमेशा से लड़ती रही हैं, यहां उनको कोई पहचान नहीं मिलती थी, वहीं इन संगठनों के आने के बाद से यह देखा गया है कि महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि समाज में उनको प्रतिष्ठा भी मिली हुई है और शिक्षा, स्वास्थ्य तक उनकी बेहतर पहुंच भी हुई है। ये आपकी भूमिका हो गई। मिडिल पार्ट आपको हमने समझा ही दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला संगठनों के काम का ही परिणाम है कि आज महिला संगठन न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हैं, बल्कि उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है, समाज में उनको मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी मिली हुई है। इतना ही नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच के कारण ही आज गर्भधान से लेकर मतलब पूरी प्रक्रिया में, जो गर्भ की प्रक्रिया होती है, उसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं और बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी बढ़ा हुआ है। ग्रामीण समाज में जो शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है, साक्षरता की दर में वृद्धि हुई है, उसमें इन संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतना ही नहीं, बहुत से संगठन महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि कृषि से संबंधित कार्यों में भी लिप्त हैं, जिसका परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रूप से सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। क्लियर, यही तो योगदान है इनका। बस निष्कर्ष लिख लीजिएगा अब अपने आप। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले प्रश्न की। इस प्रश्न को हम कराएंगे नहीं, ये प्रश्न यूपी का है, कोर यूपी का है, कुछ करना नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को, तो यहां देख लीजिए, हम शब्द आपको बता दे रहे हैं। स्वास्थ्य ढांचे यानी हेल्थ की बात की जा रही है। मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यहां पर इंपॉर्टेंट शब्द है व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या का मतलब होता है कि सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं उन सबको आप बता दीजिए, लेकिन एक शब्द लग गया है आलोचनात्मक। तो आलोचनात्मक का मतलब होता है कि आपको सरकार के प्रयास तो बताने हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है,
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य के अभाव के कारण दम तोड़ रहा है। ये सभी को बहुत बेटर फैसिलिटी मिल रही है। जो कमियां हैं उसको भी बताना है कि अभी भी हमारे राज्य में स्वास्थ्य इंफ्रा उतना मजबूत नहीं है, या फिर अभी भी हम जीडीपी का बहुत कम हिस्सा हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। पर अस्पतालों में पर्याप्त बेड की उपलब्धता नहीं है, साथ में पर्याप्त ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है, और अगर देखें तो कोई खतरनाक या क्रिटिकल केस आता है उसके लिए जिले में कोई पर्याप्त अच्छे शिक्षक अच्छे चिकित्सक भी नहीं है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, लेकिन पॉजिटिव वे में और थोड़ी सी आलोचना करके। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास, तो यहां आपको हेल्थ सेक्टर में राज्य के यानी स्टेट के प्रयास लिखने हैं। अब प्रयास में मतलब राज्य सरकार ने हेल्थ को लेकर क्या क्या काम किया है, आपको यह भी पता होगा जीडीपी में कितना योगदान है हेल्थ का, साथ में चिकित्सक नियुक्ति या फिर आशा, जो आशा होता है जो महिलाओं को एडवाइस वगैरह देते हैं, सारी चीजें। ये भी बाल मृत्यु दर को लेकर क्या किया है ना। बाकी जो महामारी या बीमारी है उनको लेकर क्या किया हुआ है, इस पर आपको चर्चा कर देनी है। और लास्ट में वही लिखना है जो हमने आपको बताया है कि हालांकि राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य की दिशा में सराहनीय प्रयास किए गए हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे अभी भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं है, या प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक उपचार केंद्र हैं ये भी बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी बहुत मतलब अधिक दूरी पर रेफर किया जाता है। यह गुणवत्तापूर्वक जो संस्थान है, चिकित्सालय हैं, ये बहुत दूर दराज तक हैं। तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है कि अभी भी ऑक्सीजन की कमी कहीं देखी जाती है। मतलब इतना नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव भी रहना है, नेगेटिव भी रहना है। आलोचना का मतलब यही होता है। इतनी अच्छाई लिखने के बाद आपको थोड़ी सी कमियां भी उजागर करनी है निष्कर्ष में। जैसे निष्कर्ष हमने शुरू किया ना कि हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं एवं सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका परिणाम है कि आज हमारे देश में या प्रदेश में बाल मृत्यु दर में कमी आई है, गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा उपलब्ध हो पा रही है, महिलाओं से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अनेक प्रकार की कमियां हैं, जिनको दूर करके हम प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को देश में वैश्विक स्तर का बना सकते हैं। समझ में आ गया? बस इतना करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास में हम सिर्फ आपको इतना ही समझाएंगे। क्यों? क्लास को बहुत लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम में जरूर जुड़िए, वहां पर आपको भेजना है जो आप लिखते हैं। और अगर आपको लिखना अभी भी नहीं आ रहा है तो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पुराने वीडियो देखेंगे वहां हमने और अधिक गहराई से समझाया है और अधिक टाइम लेकर समझाया है। ये लिखना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप डेली प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और यहां जिस प्रकार से आपको बनाया जा रहा है एक पूरा ये पूरा क्या है, एक फ्रेमवर्क जो आपको तैयार करके दे दिया जाता है, अगर इसी के बेसिस पर आपने आंसर राइटिंग कर ली तो इसका मतलब है आपका उद्धार निश्चित है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कहाँ है?